हेलो स्टूडेंट्स, देखिएगा बेटा, आज अपने लिए पढ़ना है एम्पियर का जो परिपथीय नियम था, ये एम्पियर्स सर्किटल लॉ। क्या नाम था बेटा? ध्यान रखना, अपन को जो एम्पियर्स सर्किटल लॉ है एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर का परिपथीय नियम एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार अपने लिए बेटा दो चीजें यहाँ पढ़नी है। जैसे एम्पियर का परिपथीय नियम कहता है, एम्पियर्स सर्किटल लॉ कहता है कि मान के चलो अगर एक कोई वायर है, एक फेरा है उसका, या एक टर्न है ना, तो इसके अंदर कुल कितनी धाराएं हैं, यानी कि जो नंबर ऑफ करंट है, हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो करंट का एडिशन होता है, वेक्टर एडिशन, टोटल करंट कितना है इसके अंदर। टोटल करंट अगर हम मान लें कि कितना है, आई है। अच्छा, तो हम पूछेंगे कि इसका जो पृष्ठीय रेखीय समाकलन होगा, इसका जो रेखीय समाकलन होगा यानी चुंबकीय क्षेत्र की इसके अंदर, चूंकि बेटा देखो अंदर अगर इसमें धारा बहेगी, इसके अंदर धारा रहेगी, करंट रहेगा, तो ये पक्का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो एम्पियर का सर्किटल लॉ है कि किसी बंद वक्र के अंदर उपस्थित चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का कौन सा समाकलन बेटा? रेखीय समाकलन, लीनियर इंटीग्रेशन या लीनियर इंटीग्रल, रेखीय समाकलन किसके सापेक्ष करते हो? इसकी लेंथ डीएल के सापेक्ष, है ना, स्मॉल लेंथ के सापेक्ष कितना होता है? इसके अंदर उपस्थित, वक्र के अंदर उपस्थित कुल धाराओं के योग, बीजीय योग का, कुल धाराओं के बीजीय योग का कितने टाइम्स होता है? म्यू जीरो। लेकिन ये तो बेटा एक फेरे के कारण है, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल में फॉर्मूला बना था जब, तो फॉर्मूला ये था म्यू जीरो इंटू, यहाँ पर आता है फेरों की संख्या, नंबर ऑफ टर्न्स, कितने नंबर ऑफ टर्न्स, और इंटू आता है यहाँ पर कुल धाराओं के बीजीय योग का। तो एक टर्न के कारण ले रहे इसलिए एक, तो एक का गुणा इसमें होके क्या दिखता है आपको? म्यू जीरो आई। अगर यहाँ एन टर्न होंगे तो कितने आ जाएंगे? एन का और गुणा हो जाएगा। ये तो एक टर्न के कारण आएगा, दो टर्न के कारण तो दो का गुणा होगा, तीन टर्न के कारण तीन का, 100 टर्न के कारण 100 का, एन टर्न होंगे तो एन का। बात समझ रहे कि नहीं? तो यहाँ पर बेटा ऐसा आ जाएगा इसमें। तो अपने लिए एम्पियर का ये परिपथीय नियम आपको याद रखना है, वो आपको बहुत अच्छे से समझाया था कल और लिखवा दिया था। फिर आपने एम्पियर के परिपथीय नियम को कल पढ़ा था, और उसकी सहायता से एक अनंत लंबाई के तार के कारण यहाँ उसके पास बिंदु पी पर क्या निकाली थी? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी पीडीएफ अभी सेंड नहीं की थी मैंने। तो आज आपको उसकी पीडीएफ यानी एम्पियर से रिलेटेड जितना मटेरियल रहेगा उसकी हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको आज हम पीडीएफ सेंड कर देंगे। तो सभी बच्चे आज ही रिटर्न कर लीजिए पूरा, कल से आपका नया पार्ट चालू होगा, एम्पियर लॉ खत्म हो जाएगा। ध्यान रखना, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी है जो, ये दो नियम से निकलती है, या तो वायु सावर्ट से निकालो या तो एम्पियर से निकालो। लेकिन जब लिख के आ जाएगी भैया वायु सावर्ट से निकालो, तो मजबूरी है हमारी कि वायु सावर्ट से करना पड़ेगा। यहाँ आपको अब वायु सावर्ट से 3 करवा चुके थे, अब बाकी के आपके 3-4 हैं, वो किससे करवा रहे हैं? एम्पियर से, जिसमें से अनंत लंबाई का ऋजुरेखीय तार वाला, जिसमें एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर था इनफाइनाइट लेंथ का, तो उसमें अपन को क्या करना था, उसके कारण हमने वो वायु सावर्ट से भी करवाया है आपका, और पार्ट नंबर 4 में, और पार्ट नंबर 5 में कैसे करवाया है? एम्पियर से करवाया है। तो वो दोनों से करना है। जहां आज अपन को पढ़ना है, क्वेश्चन आता है एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है? क्या है का मतलब केवल नियम अकेला लिखना है बेटा, और अर्थात करके केवल इतना लिख देना है, बी इंटू डी एल बराबर कितना? म्यू जीरो, और कितना आ जाएगा? आई। और जहां ये क्या है, ये क्या है, और बी क्या है, बस इतना यहां तक लिखना है। उसकी उत्पत्ति नहीं लिखना, उसका प्रूव नहीं लिखना है, क्योंकि उन्होंने पूछा है एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है, इसकी सहायता से या एम्पियर के परिपथीय नियम का उपयोग करके
एंकर बलय, एंकर बलय को इंग्लिश में बोलते हैं टॉराइड। क्या बोलते हैं? टॉराइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिएगा और 3 अलग अलग कंडीशन में निकालना है। आप कहोगे सबसे पहली बात तो सर एंकर वलय क्या होता है? एंकर वलय, या इसको इंग्लिश में हिंदी में आप दोनों में याद रखिएगा इसके, एंकर वलय और ये नाम टॉराइड। टॉराइड, इसमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। पहले चुंबक बने तो यहाँ चुंबक कैसे बनाते हो? धारा को बहा के, करंट को फ्लो करके, है ना। तो बेटा यहां पर अपन को एक धारावाही टॉराइड बना रहे हैं ऐसे, जैसे यहां पर एक कोई लोहे का फ्रेम है, ऐसे लोहे का एक रिंग है, जैसे साइकिल का रिंग होता है, लेकिन उसके अंदर के जो ऐसे ऐसे वायर लगे होते हैं उनको सबको निकाल लो तो केवल ऐसा अकेला बचेगा, एक बचेगा। उसके बाहर एक और ऐसे रिंग बना लो, बना लिया तो उसके बाहर एक और ऐसे रिंग बना लीजिएगा। अच्छा, बढ़िया सा डायग्राम बनाना, जो वो रहता है आपका बनाने का जो उपकरण है मैथमेटिक्स का, आप उसका उपयोग करके एकदम शार्प गोले बनाइएगा, एकदम एग्जैक्टली दिखने चाहिए एक से, है ना। अब बेटा इसमें क्या करना है? इसमें वायर लपेट देना है। यहाँ पर वायर देखिएगा कैसे लपेट देंगे। ऐसे ऐसे वायर लपेट देना है पूरी की पूरी कुंडली पर। बात समझ आ रही कि नहीं? और यहाँ इसका क्या ले लेना है? सेंटर, बड़े सर्कल का भी यही है सेंटर और छोटे का भी यही है। अब देखना यहाँ से बेटा धारा जाएगी और एक जगह से ये जा रही है धारा नीचे की तरफ, तो देखो ये नीचे की तरफ सिंबल बना दिया कि ये जा रही धारा, दिख रही है। और ये वाली कहाँ पर जाएगी बेटा? ऊपर की तरफ यहाँ से, सो ये बना देंगे आप, बनेगा। इसका नाम क्या रख देंगे? धारावाही टॉराइड। क्या नाम रखेंगे? धारावाही टॉराइड या धारावाही, हाँ धारावाही टॉराइड ही रख दो, धारावाही टॉराइड चित्र का नाम। अब बेटा चूंकि इस वायर में जब करंट फ्लो होगी तो पक्का यहाँ आप मेटल की कोई चीज करोगे तो वो इधर खिसक, इधर चिपक जाएगी, इधर चिपक जाएगी, इधर चिपक जाएगी, ऐसे करके तुरंत खींच लेगी, क्योंकि ये क्या बन चुकी है? चुंबक। इसका मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र बन चुका है यहाँ। तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालने को कहेंगे। आप कहोगे कहाँ? एक बार बिंदु पी को इसकी आंतरिक पृष्ठ पर रखेंगे। एक बार बिंदु पी को कहाँ रखेंगे बेटा? इसकी आंतरिक पृष्ठ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे जब बिंदु पी धारावाही टॉराइड की आंतरिक पृष्ठ पर स्थित हो तो वो वाला तीव्रता निकालेंगे। जब बिंदु पी धारावाही टॉराइड की बाह्य पृष्ठ पर स्थित हो, और एक बार आएगा बिंदु पी धारावाही टॉराइड के कहाँ हो? बाहर। तो ध्यान रखना बेटा, ये टॉराइड की कौन सी पृष्ठ है? आंतरिक। ये वाली टॉराइड की कौन सी पृष्ठ है? देखो ये बना रहे ब्लू कलर से। ये धारावाही टॉराइड की कौन सी पृष्ठ है बेटा? आंतरिक पृष्ठ है। और एक है आपकी धारावाही टॉराइड की कौन सी पृष्ठ? बाह्य पृष्ठ। सो ये धारावाही टॉराइड की बना दे रहे हैं बाह्य पृष्ठ। ये धारावाही टॉराइड की कौन सी पृष्ठ है बेटा? बाह्य पृष्ठ। आउटर सरफेस हो गई, ये इनर सरफेस हो गई। तो सबसे पहले इसमें देखिएगा बेटा, आपके 4 लाइन से ज्यादा के व्यंजक नहीं बनेंगे इसके। इसमें आपको 3 कंडीशनों में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। स्थिति 1, स्थिति 2 और स्थिति 3। स्थिति 1 में क्या लिखोगे? जब बिंदु P कहाँ स्थित हो? धारावाही टॉराइड के आंतरिक पृष्ठ पर स्थित हो तो उस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एम्पियर के परिपथीय नियम से। फिर क्या लिखोगे? यदि बिंदु P, दूसरी स्थिति में यदि बिंदु P धारावाही टॉराइड की बाह्य सतह पर यानी बाहरी पृष्ठ पर, आउटर सरफेस पर स्थित हो तो उस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसे? एम्पियर के परिपथीय नियम से। फिर अगला आएगा, यदि बिंदु P धारावाही टॉराइड के कहाँ स्थित हो? बाहर स्थित हो तो उस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसे? एम्पियर के परिपथीय नियम से। तो सबसे पहले ऐसा डायग्राम बना लोगे। डायग्राम कठिन तो नहीं लगा? अब देखो बेटा, जो आंतरिक पृष्ठ है उसकी त्रिज्या, उसकी रेडियस मानना R1। कितनी मानना? R1। और जो बाह्य पृष्ठ है तो उसकी त्रिज्या बड़ी होगी
उसका नाम मानना R2। कितना मानना बेटा? R2। तो उसकी त्रिज्या हो जाएगी R2। ये R1 हो गई और ये कितनी हो गई? R2। R1 और R2 बनेगा। इसके सेंटर का नाम क्या दे देना? O दे देना। बनेगा। तो अपन लिखेंगे चित्र में एक धारावाही टोरॉइड प्रदर्शित है। चित्र में एक धारावाही टोरॉइड प्रदर्शित है जिसमें I एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है। जिसमें I एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है। बेटा एक चीज याद रखना, ये टोरॉइड का अकेला व्यंजक है जो इंग्लिश में सेंड नहीं करेंगे। तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे इसको ढूंढना नहीं, ये आप खुद लिख लेना, बहुत आसान है ना। Derive the expression of intensity of magnetic field in point P. If point P is stable, inner surface of toroid, outer surface of toroid and outside of toroid बनेगा टोरॉइड के बाहर। तो 3 कंडीशनों पे लिखना है। तो क्वेश्चन लिखना और ऐसे डायग्राम बना के लिखना। चित्र में एक धारावाही टोरॉइड प्रदर्शित है जिसमें I एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है तथा इसमें फेरों की संख्या कितनी है बेटा? N है। इसमें कितने टर्न है? टोटल N टर्न है और इसकी कुछ लंबाई नहीं है इसलिए केवल N टर्न है तथा इसमें कुल फेरों की संख्या कितनी है? N है। चित्र में धारावाही टोरॉइड प्रदर्शित है, ये आपको दिख रहा है और जिसमें कितनी धारा बह रही है? I एम्पीयर की। देखो चित्र को देख के ही तो बोल रहा है। चित्र में धारावाही टोरॉइड प्रदर्शित है जिसमें I एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है तथा इसमें फेरों की संख्या कितनी है? N है तथा इसकी आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक पृष्ठ की और बाह्य पृष्ठ की त्रिज्याएं क्रमशः R1 और R2 है। देखो आंतरिक पृष्ठ की तथा बाह्य पृष्ठ की, पहले आंतरिक बोला इसलिए बोलेंगे R1 एवं R2 है। तो लिखेंगे इसकी आंतरिक और बाह्य पृष्ठ की त्रिज्याएं क्रमशः R1 और R2 है। इसके केंद्र से कुछ दूरी पर स्थित, अब ये मत लिखना कि आंतरिक और बाह्य, क्या लिखोगे? इसके केंद्र से कुछ दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए एम्पीयर के परिपथीय नियम से, एम्पीयर के परिपथीय नियम से बनेगा। क्या लिखोगे? इसके केंद्र से कुछ दूरी पर, इसके केंद्र से इधर कुछ दूरी पर, या तो आंतरिक पृष्ठ पर या बाह्य या आउटसाइड डायरेक्ट बाहर, है ना। तो इसके केंद्र से कुछ दूरी पर स्थित बिंदु P पर, पॉइंट P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एम्पीयर के परिपथीय नियम, क्या लिखोगे? एम्पीयर के परिपथीय नियम, एम्पीयर के परिपथीय नियम, क्या है एम्पीयर का परिपथीय नियम? लीनियर इंटीग्रेशन B इंटू DL बराबर μ0 I और कोष्टक बंद करके लिख देना से। इसके लिए एम्पीयर के परिपथीय नियम से। फिर से चित्र में एक धारावाही टोरॉइड प्रदर्शित है जिसमें I एम्पीयर की धारा बह रही है तथा फेरों की संख्या कितनी है? N है। बनेगा तथा इसकी आंतरिक पृष्ठ की और बाह्य पृष्ठ की त्रिज्याएं क्रमशः R1 और R2 है। इसके केंद्र से कुछ दूरी पर स्थित बिंदु P पर, इसके केंद्र से कितनी दूरी पर? कुछ दूरी पर, है ना, सम डिस्टेंस। कुछ दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एम्पीयर के परिपथीय नियम समाकलन B इंटू DL बराबर μ0 इंटू I से लिखना और लिखना। इसके बाद बेटा कंडीशन फर्स्ट स्थिति 1, क्या लिखना? कंडीशन फर्स्ट या स्थिति 1 बनेगा। क्या लिखोगे स्थिति 1 में? देखना अच्छे से, बहुत ही आसान है बेटा, 2 मिनट में समझ आ जाता है। ये शायद सबसे सरल व्यंजकों में से है। देखना, यदि बिंदु P धारावाही, इसमें बनाना नहीं है बिंदु P कहीं पर भी, बस लिखना है यदि बिंदु P धारावाही टोरॉइड के आंतरिक पृष्ठ पर स्थित हो। आंतरिक समझ रहे हो ना, ये वाला देखो, ये ब्लू कलर की लाइन, यहाँ कहीं पर भी, यहाँ हो जाए, यहाँ हो जाए, यहाँ हो जाए, ये सब की सब यहाँ केंद्र से कितनी दूरी हुई? R1। कितनी हुई बेटा? R1। तो यानी R1 दूरी पर यदि बिंदु P धारावाही टोरॉइड की आंतरिक पृष्ठ कोष्टक में लिख देना, या केंद्र से R1 दूरी पर, या केंद्र से R1 दूरी पर कोष्टक के बाहर लिखना, स्थित हो। यदि बिंदु P धारावाही टोरॉइड की आंतरिक पृष्ठ या केंद्र से R1 दूरी पर स्थित हो तो उस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो उस पर
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो उस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। क्या लिखोगे? यदि बिंदु P कहाँ स्थित हो, धारावाही टोरॉइड की आंतरिक पृष्ठ पर, आंतरिक पृष्ठ को और क्या बोल सकते हो, या केंद्र से कितनी दूरी पर हो, R1 दूरी पर हो, तो उस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। बेटा ऊपर का मिटा देंगे, ऊपर का मिटा देते हैं ना, एंकर वलय भी बोला जाता है टोरॉइड को। बोलिएगा कितना आ जाएगा? तो लीनियर इंटीग्रेशन b इंटू डी एल बराबर कितना हो जाएगा, V0 I, क्योंकि इसके अंदर कुल धाराएं कितनी है बेटा, I ही है, और तो I के अलावा और कोई धारा है ही नहीं, है ना। चलो बोलो, B को कहाँ ले लोगे बेटा, बाहर, वेक्टर B, और इधर क्या बचेगा, dl बराबर कितना, V0 I। बोलो, ऐसे dl जुड़ेंगे तो पूरा ये अंदर का वृत्त बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा, और सर्कल की क्या बन जाएगी, सरकमफेरेंस। ये ब्लू कलर की क्या बनी है, सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस कितनी होती है, तो इसका मान कितना आ जाएगा, यहां से लिख दें हम, यहां से बोलिएगा कितना आएगा, b वेक्टर b और इनटू, बोलिएगा इसका मान कितना हो जाएगा, समाकलन। तो यहां पर आप पहले लिख लेना, चूंकि समाकलन dl बराबर सरकमफेरेंस यानी 2r1, या आंतरिक वृत्त की त्रिज्या, आंतरिक वृत्त की परिधि, आंतरिक वृत्त की परिधि, सरकमफेरेंस ऑफ इनर सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ इनर सर्कल, आंतरिक वृत्त की परिधि बनेगा बेटा। तो कितना आ जाएगा, b इंटू, बोलो 2 पाई r1 बराबर कितना, μ0 I। क्या इतना आया समझ में? यहां तक तो कुछ कठिन है ही नहीं, ये अपन ने उसका नियम से लिख दिया, तो यहाँ पर इतना ज्यों का त्यों आया। b को क्या ले लिया, कांस्टेंट होने के कारण बाहर, ये समाकलन के चिन्ह और dl का मतलब कितना होता है, 2 पाई r1। तो इतने की जगह क्या पटक दिया आपने, 2 पाई r1। तो देखो ये लिखा 2 पाई r1, b ये लिखा हुआ है, बनेगा। आप ऐसे निशान मत बनाना। बोलो तो कितना आ जाएगा, वेक्टर b बराबर μ0 I अपॉन 2 पाई r1 टेस्ला बनेगा। फिर इसके नीचे लिख देना, दिस इज अ रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, या हिंदी में लिखना, यही धारावाही टोरॉइड की आंतरिक पृष्ठ पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। क्या इतना बनेगा? देख लो, बहुत आसान है। पहले टोरॉइड के बारे में लिखा, फिर लिखा कि एम्पियर के परिपथीय नियम से स्थिति 1 में क्या लिखोगे, यदि बिंदु P धारावाही टोरॉइड की कहाँ स्थित हो, आंतरिक पृष्ठ पर स्थित हो, तो उस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो उस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता देखो फटाफट निकाल दी, कितनी आ गई, b इंटू μ0 I, b इंटू dl बराबर μ0 I। फिर यहाँ पर आ जाएगा b कांस्टेंट होने के कारण बाहर, लीनियर इंटीग्रेशन dl बराबर μ0 I। तो यहाँ पर बेटा dl क्या हो जाएगा, लीनियर इंटीग्रेशन, ऐसे dl जोड़ेंगे तो सरकमफेरेंस ऑफ इनर सर्कल बन जाएगी, आंतरिक वृत्त की परिधि कितनी है, 2 पाई r1, बस 2 पाई r1 पटक दिया, तो ये b बराबर क्या बचेगा, 2 पाई r1 कहाँ चला जाएगा, बटे में, तो ये बटे में अपॉन में चला गया, तो देखो इतना आ गया। फाइनली हमें b निकालना था, पॉइंट p पर, सो निकल गया, बनेगा। चलिएगा, इसके बाद बेटा अगला आता है स्थिति 2। स्थिति 2 देखिएगा, कंडीशन सेकेंड, यदि बिंदु P टोरॉइड की बाह्य पृष्ठ पर स्थित हो, क्या लिखोगे, यदि बिंदु P टोरॉइड की बाह्य पृष्ठ पर स्थित हो, बाह्य पृष्ठ पर स्थित हो,
यदि बिंदु P कहाँ हो, टोरॉइड की बाह्य पृष्ठ, जैसे इधर इस बाहर वाले सर्कल पर कहीं पर भी स्थित हो, तो यानी बाह्य पृष्ठ पर स्थित हो, आउटर सरफेस पर स्थित हो, आउटसाइड ऑफ टोरॉइड नहीं, आउटर सरफेस ऑफ टोरॉइड, उसकी बाह्य पृष्ठ पर स्थित हो, तो कितनी दूरी पर कह सकते हो, या R2 दूरी पर हो केंद्र से। क्या लिखा, यदि बिंदु P टोरॉइड की बाह्य पृष्ठ पर, कोष्टक में लिखना, या केंद्र से कितनी दूरी पर बेटा, R2 दूरी पर, R2 दूरी पर स्थित हो, कोष्टक बंद करके लिखना, स्थित हो, तो उस पर क्या, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो उस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एम्पियर नियम से या एम्पियर के परिपथीय नियम से लिख देना, ऐसा एम्पियर के परिपथीय नियम से, है ना। कितना आ जाएगा, लीनियर इंटीग्रेशन B इंटू DL बराबर कितना, μ0 I। अब मैं इधर से लिख देता हूँ, चलेगा, चलो इधर से लिख देता हूँ, कितना आ जाएगा बेटा, B कहाँ आ जाएगा, बाहर, इधर क्या बचेगा, इंटू में लीनियर इंटीग्रेशन DL बराबर, बोलो कितना आ जाएगा, μ0 I। चलो यहाँ पर क्या होगा बेटा, चूंकि लीनियर इंटीग्रेशन DL बराबर 2 पाई R2 या बाह्य वृत्त की त्रिज्या, बाह्य वृत्त की त्रिज्या नहीं, क्या होगा, परिधि, बाह्य वृत्त की परिधि बनेगा, सरकमफेरेंस ऑफ आउटर सर्कल, कितनी आ जाएगी बेटा, तो बताओ फाइनल आंसर क्या आएगा, वेक्टर v इंटू लीनियर इंटीग्रेशन DL की जगह क्या पटक दोगे, 2 पाई R2 बराबर में क्या आएगा, μ0 I। बहुत आसान है, पिछले वाले जैसा ही। वेक्टर v बराबर क्या आएगा, μ0 I अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 पाई R2 बनेगा। यहाँ लिखना टेस्ला या न्यूटन पर एम्पियर मीटर, इसी तरीके से न्यूटन पर एम्पियर मीटर लिखना। यही धारावाही टोरॉइड की कहाँ, बाह्य पृष्ठ पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। तो इसकी सेकंड कंडीशन का व्यंजक हो जाएगा, यदि बिंदु P आंतरिक पे हो तो पहला, बाह्य पृष्ठ पर स्थित हो तो दूसरा। अब तीसरा आएगा, चित्र एक ही बनाना इसलिए, नहीं तो 3 बनाने पड़ेंगे। एक बार बिंदु P को यहाँ दर्शाओगे, एक बार यहाँ दर्शाओगे, एक बार कहाँ दर्शाओगे, इसके टोरॉइड के बाहर, आउटसाइड, है ना। चलिएगा इसका लास्ट वाला करते हैं बेटा। स्थिति थर्ड कंडीशन थर्ड लिखना। तो लिखना, यदि बिंदु P धारावाही टोरॉइड के बाहर कहीं पर भी स्थित हो, चाहे इतने दूर, चाहे इतने, लेकिन धारावाही टोरॉइड के कहाँ रहेगा, बाहर। देखो चाहे यहाँ, चाहे यहाँ पर, लेकिन टोरॉइड के कहाँ रहेगा, बाहर, कितनी भी दूर हो सकता है ना। तो लिखेंगे यदि बिंदु P धारावाही टोरॉइड, करंट कैरिंग टोरॉइड, धारावाही टोरॉइड को क्या बोलते हैं, करंट कैरिंग टोरॉइड के बाहर स्थित हो, के बाहर, बाहरी पृष्ठ पर नहीं, के बाहर, सीधा टोरॉइड पर तो है ही नहीं, टोरॉइड से तो बाहर चला गया, के बाहर स्थित हो तो उस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, कैसे, एम्पियर के परिपथीय नियम से। पूरा लिखना, फ्रॉम एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर के परिपथीय नियम से। बोलो कितना आ जाएगा, लीनियर इंटीग्रेशन B इंटू DL बराबर μ0 I
बनेगा। लेकिन बेटा यहाँ डीएल डीएल को कुछ नहीं बनाना कि डीएल डीएल त्रिज्या बनेगा, क्या बनेगा वो सब जाने दो। आप तो यहां पर देखो, चूंकि टोराइड के बाहर, आउटसाइड ऑफ टोराइड, टोराइड के बाहर I इक्वल टू 0 है। टोराइड के बाहर कितना है, धारा है ही नहीं टोराइड के बाहर, टोराइड में बह रही इसलिए टोराइड के अंदर होगी, है ना। तो टोराइड के बाहर I इक्वल टू कितना है, 0 है। तो बोलो कितना, B कहाँ आ जाएगा बेटा, बाहर। इधर क्या बनेगा, समाकलन dl बराबर में μ0 और गुणा में कितना, I का मान कितना हो गया, 0। चलो इधर कितना आ जाएगा, वेक्टर v बराबर, इधर इसका इसमें गुणा होगा तो 0 बटे में क्या, ये वाला पहुंचेगा, इस बार b नहीं पहुंचेगा, पूरा का पूरा ये पहुंचेगा, समाकलन dl, इसका इसमें भाग देंगे सो b बराबर कितना मिल जाएगा, 0 बनेगा। 0 टेस्ला, पूरा लिखना 0 टेस्ला। तो यदि बिंदु P टोराइड के कहाँ स्थित हो, बाहर स्थित हो, तो उस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। बेटा सबसे आसान व्यंजक है, एक ही बार में याद हो जाता है, क्योंकि 2-2 3-3 लाइन तो है, ये सब में एक जैसी है। हर बार यहाँ कोई ना कोई सर्कल बन जाता था, लेकिन इस बार बेटा बाहर स्थित होगा तो पता नहीं कि सर्कल कौन सा बनेगा, कितनी रेडियस का। ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो अननोन है, इसलिए अपन इसको मान नहीं रख सकते कि ये कितना आएगा। वैसे भी ये अपॉन में जाएगा तो 0 में मिलके कितना हो जाना, 0, क्योंकि टोराइड के बाहर धारा कितनी है, 0। टोराइड के बाहर धारा कितनी हो जाएगी, 0। तो I का मान 0 रखोगे तो μ0 में गुणा होके 0, टोटल क्या बन जाएगा, 0। और ये वाला उठ के कहाँ चला जाएगा, अपॉन में इसमें भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 0 बनेगा। तो ये टोराइड के बाहर हो जाएगा। ऐसे करके 3 कंडीशन बेटा बहुत अच्छे से लिख लीजिएगा, बनेगा। चलिएगा अब बेटा इसके बाद अगला व्यंजक आता है। अब इसके बाद एक अपन को सोलेनोइड लेनी है। सोलेनोइड को बोलते हैं आप परिनालिका, है ना, कुंडली का ही बड़ा रूप है। क्वाइल को बड़ा रूप में अगर हम ले लें तो वो सोलेनोइड कहलाती है, और उसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। बेटा अगर वायु सावर्ट से ये व्यंजक करोगे जो अब करवा रहे हैं, है ना, तो कम से कम 3 पेज से ज्यादा का है, 4 पेज का है ना। लेकिन अगर हम इसको कैसे करवाएं, एम्पियर से, तो आपको एम्पियर से ही करना है। खैर ये तो उससे करना ही नहीं वायु सावर्ट से, लेकिन देखो हम इसकी पीडीएफ में दोनों भेज देंगे, है ना, दोनों भेज देंगे, वायु सावर्ट से वो, लेकिन पढ़ा किससे रहे, केवल एम्पियर से। एक अपनी होगी धारावाही परिनालिका, इसकी अक्ष पर अपन को क्या निकालनी है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। धारावाही परिनालिका, कल बताया था परिनालिका का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे एक लॉन्ग ऐसे पाइप है ना, और इस पाइप में आपने क्या कर दिया, यहां पर ऐसे करके वायर लपेट दिया, ऐसे वायर लपेट दिए, तो ये क्या कहलाने लगती है, सोलेनोइड या परिनालिका, है ना। तो इसमें धारा बह रही है, इसलिए आगे वर्ड जुड़ा है क्या, धारावाही। तो इसका नाम रखेंगे करंट कैरिंग सोलेनोइड, क्या नाम रहेगा, करंट कैरिंग सोलेनोइड। अब इसमें एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करके काय का, करंट कैरिंग सोलेनोइड में अपन को काय का यूज करना है, एम्पियर लॉ का, और इसकी एक्सिस पर क्या निकालनी है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, कि इसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो अपन इसको करते हैं, इसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करते हैं। इसके लिए बेटा अपन को एक एम्पियर लूप सोचना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो जैसे ये कोई कुंडली है, क्या है बेटा, कुंडली। तो इस कुंडली में मान के चलो ऐसे टर्न है कितने, एन टर्न है, कितने टर्न है, एन। लेकिन ये कुंडली बहुत लंबी हो जाए
तो उसमें अगली वाले में भी कितने टर्न n, अगले वाले में भी n, अगले वाले में भी n, तो ऐसे करके कितने हो गए। तो आप कहोगे सर इसकी कुल लेंथ कितनी है, तो हम ऐसे मानेंगे इसकी 1 सेंटीमीटर में कितने हैं n, तो 2 सेंटीमीटर में कितने फेरे हो जाएंगे 2n, 3 सेंटीमीटर में कितने हो जाएंगे 3n, और अगर इसकी लंबाई कितनी है मान के चलो l सेंटीमीटर, तो कितने हो जाएंगे ln, कितने फेरे हो जाएंगे ln बनेगा। तो अपन लिए इसकी अगर टोटल लेंथ लेनी है तो हम h भी ले सकते हैं, तो इसकी टोटल लेंथ कितनी हो गई बेटा h, है ना, तो h, तो कुल फेरे कितने हो जाएंगे इसमें nh, कितने हो जाएंगे nh। समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो अगर मान के चलो ये आपकी सोलेनोइड रहेगी, इस सोलेनोइड में टोटल फेरे नहीं अपन गिन सकते, टोटल फेरे नहीं, इसकी टोटल लंबाई है मान के चलो h, कितने सेंटीमीटर है h, 1 सेंटीमीटर में मान के चलो कितने फेरे आए n, कितने आए स्मॉल n, फिर अगले सेंटीमीटर में कितने आए स्मॉल n, फिर अगले में कितने आए स्मॉल n, अगले सेंटीमीटर में स्मॉल n, तो 4 सेंटीमीटर में कितने आ गए 4n, तो 5 सेंटीमीटर में 5n, तो h सेंटीमीटर में कितने आ जाएंगे hn बनेगा। तो h की ये वाली लेंथ थोड़ी बड़ी रखना और n को थोड़ा स्टाइलिश ऐसे बनाना ताकि आपको याद रहे, या nh कितने फेरे हो जाएंगे nh, तो ऐसे भी याद रख लो, एक फेरा गुणा टोटल लंबाई, सो कुल फेरे कितने हो जाएंगे इसमें nh, और एकांक लंबाई में यानी यूनिट लेंथ में, पर यूनिट लेंथ कितने फेरे हैं इसमें, कितने टर्न है, तो पर यूनिट लेंथ में n टर्न है, तो n टर्न n पर यूनिट लेंथ बनेगा। तो ऐसे करके अपन इसको आगे बढ़ रहे हैं और इसको बहुत आसानी से आपको समझा देंगे। क्वेश्चन क्या आएगा, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनाइड यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, ड्यू टू अ सोलेनाइड एम्पियर सर्किटल लॉ बनेगा, यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। धारावाही परिनालिका की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालो, या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालो। धारावाही परिनालिका की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करिएगा, काय के कारण, एक पूरी परिनालिका के कारण, तो धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करिए उसकी अक्ष पर। तो ये क्वेश्चन रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में भेज देंगे इसको, है ना। करवा देते हैं एम्पियर नियम से, वायु सावर्ट से ये नहीं करना है, ये वायु सावर्ट से नहीं करना है, कैसे करना है एम्पियर से, लेकिन पीडीएफ में बेटा हिंदी में दोनों भेजेंगे और आप हिंदी वाला केवल देख लेना कि वायु सावर्ट का, और जिनको लिखना हो उसे लिख लेना, बड़ा सा व्यंजक होता है वायु सावर्ट से, एम्पियर से ये जल्दी हो जाएगा, है ना। ये आता है तो ध्यान रखना, इसमें नाम नहीं आता तो आप एम्पियर से कर दीजिएगा। सबसे पहले बेटा एक अपन सोलेनोइड बनाते हैं, देखिएगा एक सोलेनोइड बनाते हैं, तो सोलेनोइड को देखिएगा कि हम कैसे बना रहे हैं। परिनालिका बनाते हैं, ये बना दी मैंने परिनालिका। ये बना दी बेटा परिनालिका, फटाफट इसको परिनालिका को ऐसे बना लीजिएगा। आप एकदम स्केल से लाइन खींचेगा तो गलती नहीं होगी आपसे, है ना। ये रहेगी परिनालिका। अब इसमें बेटा जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रहेगी बी, क्या रहेगी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसकी डायरेक्शन उसी तरफ रहेगी, तो वो डायरेक्शन ऐसे बना दीजिएगा।
ऐसे बेटा इसकी डायरेक्शन बना देना, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की ये डायरेक्शन बना देना। ऐसे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इसका डायग्राम भेजेंगे तो उसमें देख के ज्यादा बेटर बना पाओगे। अब ये धारावाही प्रणाली का बना रहे हैं। अब बेटा इसमें क्या करना है अपने लिए, एक यहाँ पर एक एम्पियर सर्किटल लॉ में यहाँ एक एम्पीरियन लूप आपको मानना है। लूप है ना, लूप का मतलब होता है जिस पॉइंट से चलो उधर ही आ जाओ। देखो जैसे ए से गए बी से गए सी से गए डी से कहाँ आ गए ए, तो ये पूरा लूप हो गया। तो इस लूप को मानना है इसके अंदर की एक एम्पीरियन लूप है जो एम्पियर के पाथ के अंदर होता है, आधा अंदर और आधा बाहर। तो यहाँ एक एम्पियर लूप कंसीडर करना है। और आयताकार अपन करेंगे तो लिखेंगे कंसीडर अ रेक्टेंगल एम्पीरियन लूप ABCD इनसाइड अ सोलेनॉइड या इन अ सोलेनॉइड। इनसाइड मत लिखना, केवल इन अ सोलेनॉइड। तो यहाँ पर लिखना कि मैंने एक माना एक एम्पीरियन लूप है जो कि परिनालिका के अंदर स्थित है। एक एम्पीरियन लूप है जो परिनालिका के अंदर स्थित है। तो सबसे पहले लिखेंगे इसका नाम चित्र का लिख देंगे, धारावाही परिनालिका, करंट कैरियंग सोलेनॉइड, धारावाही परिनालिका। अच्छा, बीचों बीच इसकी क्या होगी, अक्ष होगी। तो बीचों बीच इसकी अक्ष भी बना देते हैं पहले। यहां से ये क्या जा रही है, इसकी अक्ष, ये इसकी अक्ष है ना, इसके परिनालिका की अक्ष और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उसी अक्ष की दिशा में है। तो ये वेक्टर बी लिख दिया यहाँ पर, चलेगा। धारावाही परिनालिका। अब देखना अपन लिखेंगे चित्र में एक धारावाही परिनालिका प्रदर्शित है। चित्र में एक धारावाही परिनालिका प्रदर्शित है जिसपे चित्र में एक धारावाही परिनालिका स्थित है जिसकी प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, जिसकी प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, पूरी लंबाई में मत लिख देना, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है तथा इसकी कुल लंबाई कितनी है, h है। अतः इसमें कुल फेरों की संख्या बराबर कितनी आ जाएगी, NH। फिर से सुनो, चित्र में धारावाही परिनालिका प्रदर्शित है तथा इसमें इसकी एकांक लंबाई में नंबर ऑफ टर्न्स इन पर यूनिट लेंथ, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी है, n है तथा इसकी कुल लंबाई कितनी है, h है। अतः इसमें कुल फेरों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, NH। जैसे 1 सेंटीमीटर में फेरे कितने हैं बेटा, मान के चलो n 2 सेंटीमीटर में, n का गुणा 2 में हो जाएगा 3 सेंटीमीटर में, n का गुणा 3 में हो जाएगा। हम कहें कि h सेंटीमीटर में, तो h सेंटीमीटर में n का गुणा क्या में हो जाएगा, NH में। कुल फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी, NH। तो लिखेंगे चित्र में धारावाही परिनालिका प्रदर्शित है, इसके प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n है तथा इसकी कुल लंबाई कितनी है बेटा, h है। अतः इसमें कुल फेरों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, NH। तो लिख देंगे अतः इसमें कुल फेरों की संख्या कितनी है, NH है। तथा इसमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इसकी अक्ष के अनुदेश है, इसकी अक्ष के अनुदेश है। तो यहाँ पर लिख देंगे द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड यूनिफॉर्म एंड, एक समान तो होती है, एंड डायरेक्टेड अलोंग द एक्सेस ऑफ सोलेनॉइड, एंड डायरेक्टेड अलोंग द एक्सेस ऑफ सोलेनॉइड। अलोंग द का मतलब होता है कि अनुदेश है, जिस तरफ अक्ष जा रही है ऐसे उसी अक्ष के अनुदेश है, यानी ऐसे उसी तरफ है, ऐसे बनेगा। अनुदेश का मतलब होता है कि जिस दिशा में ये उसी दिशा में ये, उसी दिशा में ये और वैसी ही दूरी पर। तो यूनिफॉर्म है सब जगह, चाहे यहां निकाल दो, चाहे यहां निकालो, चाहे यहां निकालो, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वो एक समान होगी और इसकी अक्ष की क्या होगी, अनुदेश। तो फिर से समझिएगा, चित्र में धारावाही और परिनालिका क्या है बेटा, प्रदर्शित है तथा इसकी प्रति एकांक लंबाई में 1 सेंटीमीटर लंबाई में, तो प्रति एकांक लंबाई में 1 सेंटीमीटर मत लिखना, प्रति एकांक लिख देना, पर यूनिट लेंथ। यहाँ इसकी प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी है, स्मॉल n है तथा इसकी कुल लंबाई कितनी है, NH है। अतः इसमें कुल फेरों की संख्या NH होगी, या कुल फेरों की संख्या बराबर क्या कितनी होगी, NH होगी। इतना लिखना। फिर पैराग्राफ क्या करना, चेंज, पैराग्राफ चेंज करके लिखना कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, काय के अंदर बेटा, परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक समान और चुंबकीय अक्ष के परिनालिका की अक्ष के अनुदेश होगी, एक समान और परिनालिका की अक्ष की कैसी होगी, अनुदेश होगी। फिर से सुनो, चित्र में धारावाही परिनालिका प्रदर्शित है, चित्र में धारावाही परिनालिका प्रदर्शित है
इसकी प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी आ जाएगी, स्मॉल n है, तथा इसकी कुल लंबाई h है, अतः इसमें कुल फेरों की संख्या बराबर NH। अब पैराग्राफ चेंज मत करना, उसी में लिखते जाना आगे। तथा कुल फेरों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी बेटा, NH बनेगा इतना। फिर आगे लिखना, परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक समान होगी तथा चुंबकीय अक्ष या परिनालिका की अक्ष के अनुदिश होगी। एक समान तथा परिनालिका की अक्ष की कैसी होगी, अनुदिश होगी। बनेगा, क्या लिखोगे, परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी वेक्टर भी एक समान तथा तथा परिनालिका की अक्ष की कैसी होगी बेटा, अनुदिश होगी, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ सोलेनोइड। बनेगा। फिर इसके बाद लिखना पैराग्राफ चेंज करके, माना एक एम्पीरियन लूप, माना इस लेंथ को कहां लिख देना, नीचे लिख देना h को, क्योंकि ऊपर जरूरत पड़ेगी। माना परिनालिका के अंदर एक आयताकार एम्पीरियन लूप है, एम्पीरियन लूप है। माना परिनालिका के अंदर, माना परिनालिका के अंदर एक एम्पीरियन, माना परिनालिका के अंदर एक एम्पीरियन लूप ABCD है, कॉमा मत लगाना, ABCD है। माना परिनालिका के अंदर एक एम्पीरियन लूप, या परिनालिका में के अंदर की जगह पर क्या लिखना, परिनालिका में, माना परिनालिका में एक एम्पीरियन लूप ABCD है, एक एम्पीरियन लूप ABCD है, जिसकी लंबाई कंसीडर कर लेना, सिर्फ एम्पियर लूप एक कंसीडर करने वाली चीज होती है, क्या कोई ऐसा लूप होता नहीं है, एडजस्ट नहीं करना, जिसकी लंबाई h ही लेना, पूरी परिनालिका की मतलब एम्पीरियन लूप की वो बराबर लेना, क्योंकि बेटा वो एम्पीरियन लूप सिर्फ दर्शाते छोटा है लेकिन होता परिनालिका के बराबर। तो यहाँ होता था, क्या लिखा, मानक परिनालिका में एक एम्पीरियन लूप ABCD है, जिसकी लंबाई कितनी है बेटा, h है, जिसकी लंबाई h है, तथा जिसमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक समान होगी, तथा जिसमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक समान होगी, एक समान कोष्टक में लिखना, एक समान वेक्टर भी होगी। बनेगा इतना। क्या लिखा, माना परिनालिका में एक एम्पीरियन लूप ABCD है, जिसकी लंबाई कितनी है, h है, तथा जिसमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक समान यानी कि कितनी होगी, वेक्टर बी होगी। बनेगा। फिर इसके बाद लिखना बेटा, देखना, अच्छा एम्पीरियन लूप में तथा एम्पीरियन लूप में कुल फेरों की संख्या तथा एम्पीरियन लूप में कुल फेरों की संख्या बराबर, ध्यान रखना एम्पीरियन लूप बराबर परिनालिका यानी सोलेनोइड, जितना एम्पीरियन लूप उतनी परिनालिका, बनाएंगे छोटी लेकिन परिनालिका की लंबाई के बराबर ही एम्पीरियन लूप होगा, ये बात समझ लेना। तो एम्पीरियन लूप में फेरों की संख्या कितनी होगी, जितनी की परिनालिका में, तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी, परिनालिका में एकांक लंबाई में n थे, कुल लंबाई कितनी थी NH, तो बराबर में कितनी आ जाएगी संख्या, NH होगी। बनेगा। ये दूसरे पैराग्राफ में लिख लेना इतना। पहले फिर से सुनना, पहले पैराग्राफ में क्या लिखना है, चित्र में धारावाही परिनालिका प्रदर्शित है, इसकी एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है तथा इसकी कुल लंबाई कितनी है, h है, अतः परिनालिका में कुल फेरों की संख्या बराबर NH होगी। फिर लिखना, तथा परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक समान और परिनालिका की अक्ष के अनुदिश होगी। यहां तक लिखना, फिर पैराग्राफ चेंज कर देना। माना परिनालिका में एक एम्पीरियन लूप ABCD है, अब मैं वो लूप बनाता हूं यहां और आपको देखना है अच्छे से, देखो आधा बाहर बनाना है और आधा अंदर। ये बेटा बनाना डैश 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 में है, ध्यान रखना, इसको हार्ड लाइन में नहीं बनाना है,
कैसे बनाना है, डैश 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 वाली लाइन में बनाना है, डॉटेड लाइन में बनाना है ना, किसमें बनाना है, डॉटेड लाइन में। तो बेटा ये डॉटेड लाइन में मैंने इसको बना रहे हैं, तो देखो मैंने बना दिया इसको डॉटेड लाइन में। ये इस एम्पीरियन लूप का नाम रखना था, सो देखो क्या रखा, ए बी सी डी, क्या नाम रखा, ए बी सी डी। अब ए से बी की तरफ गए हो तो ये निशान बना देंगे, ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से कितना बेटा, ए। तो एम्पीरियन लूप हो गया ए बी सी डी। देखो आधा परिनालिका के बाहर निकाल देना, आधा कहाँ पर, अंदर बनेगा। तो ये आ जाएगा ए बी भुजा कहाँ है, परिनालिका के अंदर। और तो एक आयताकार मान लिया अपन ने कल, तो माना परिनालिका में एक आयताकार, आयताकार और जोड़ देना, आयताकार, रेक्टेंगल, आयताकार, परिनालिका में एक आयताकार लूप एबीसीडी है जिसकी लंबाई कितनी है बेटा, एच। आप कहोगे पूरे की लंबाई एच की, इतने की, बेटा पूरे का ही शॉर्ट वर्जन यहाँ लिख दिया आपको ऐसा बताने के लिए कि एक लूप कंसीडर किया। एक्चुअल में इस सिरे से यहाँ, इस सिरे से यहाँ पूरी परिनालिका को ही मानते हैं, सो वो अपन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बना देते कि इसमें एक परिनालिका में एक रेक्टेंगल एम्पीरियन लूप एबीसीडी है जिसकी लेंथ कितनी है, जिसकी लंबाई एच है, तथा जिसमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसी होगी, एक समान होगी, तथा एम्पीरियन लूप में कुल फेरों की संख्या कितनी है, NH है। फिर इसके बाद लिखोगे तो बेटा यहां तक बहुत आसान था, चित्र भी आसान था। तो सामान्यतः वेक्टर बी इंटू DL यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन, तो सामान्यतः वेक्टर बी इंटू DL चार अलग अलग समाकलनों, चार अलग अलग समाकलनों के योग के बराबर होगा। क्या लिखोगे, तो सामान्यतः b इंटू DL चार अलग अलग समाकलनों के योग के बराबर होगा। इतना लिख देना, लिखना द इंटीग्रल लीनियर इंटीग्रल b इंटू DL इज बेसिकली इक्वल टू सम ऑफ फोर इंटीग्रल्स, बनेगा सम ऑफ फोर इंटीग्रल, चार अलग अलग समाकलनों के योग के बराबर होगा। तो ये रेखीय समाकलन लिखा है कि भैया जो ये रेखीय समाकलन b इंटू DL मिलेगा ना, वो कह के मिलेगा, चार अलग अलग समाकलनों के योग के बराबर मिलेगा। अब मैं इसको यहाँ पर लिखता हूं, अब देखिएगा। अब बेटा इसके बाद ज्यादा कुछ बचता नहीं, सिर्फ शुरू का समझना ही इंपॉर्टेंट था, वो ये तो b आपका फटाफट निकल जाएगा। फिर देखिएगा यहाँ पर क्या करना है बेटा, b इंटू DL, आप कहोगे ये आप कह रहे हैं अलग अलग समाकलनों के योग के बराबर, देखना चार अलग अलग समाकलनों के योग के बराबर लिख रहे इसे, b इंटू DL कहां से कहां का, a से b के बीच का, तो लिखा a से b लिमिट लगा दी, प्लस फिर आएगा लीनियर इंटीग्रेशन। अब इसके बाद a से b से कहां तक का, c तक का, तो यहां पर आएगा b से c तक का क्या, तीव्रता b इंटू DL, प्लस फिर यहाँ पर कहां से कहां तक का, ये b से c तक हुआ, अब c से कहां तक का हो जाएगा, d तक का, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, वेक्टर b, और इंटू में क्या हो जाएगा, DL बनेगा, प्लस फिर कहां से कहां तक का हो जाएगा बेटा, d से a तक का, तो d से a, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेक्टर b इंटू DL। तो ये चार अलग अलग समाकलनों के योग के बराबर होगा। इसका नाम दे देना इक्वेशन नंबर कौन सी बेटा, फर्स्ट, समीकरण नंबर 1। तो यहां लिख देना कि जो b इंटू DL मिलेगा चार अलग अलग समाकलनों के योग के बराबर होगा। तो यहाँ पर a से b में तीव्रता कितनी, b से c में, c से d में और d से a में, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के रेखीय समाकलनों के योग के बराबर होगा। तो हमने लिखा है b इंटू DL चार अलग अलग समाकलनों के योग के बराबर होगा। बेटा अब इन सब के मान निकाल दीजिएगा, 1 2 3 4। तो इसको समीकरण 1 को पहले इसको निकाल लेते हैं, लिखना चूंकि समाकलन, अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, इसको इन चारों के मान निकालेंगे, तो समीकरण नंबर किस में रख देंगे, 1 में, तो आपका आंसर आएगा। तो क्या लिखोगे, समाकलन
बी इंटू डी एल, लेकिन कहां से कहां के बीच का, ए से बी, ए से बी के बीच का, बराबर कितना हो जाएगा। ध्यान रखना बेटा, जैसे ही ये समाकलन, एक्चुअल में वेक्टर तो इस पर भी लगा होता है, आप जानते हैं वो वेक्टर लेंथ इस पर भी लगा होता है जिसके सापेक्ष कर रहे होते हैं, लेकिन जब ये वेक्टर हटाते हैं तो देखिएगा फिर क्या बनता है। जब वेक्टर हटाते हैं तो बनता है रेखीय समाकलन ए से बी, और यहाँ पर कितना बनता है बेटा, वी डी एल, मैंने कहा था कॉस थीटा, वी डी एल कॉस थीटा, वो नहीं आइडियल साइन थीटा वाला नहीं, बायो सावर्ट का नहीं कह रहे, इसमें एम्पियर में क्या बनता है, वी डी एल कॉस थीटा। अब ये थीटा क्या है, ये तीव्रता की दिशा है। देखो बेटा, तीव्रता कहां से कहां की तरफ है, ये वाले तीव्रता के निशान बनेगी नहीं, यानी तीव्रता कहां की तरफ जा रही, इस तरफ जा रही कि नहीं, और ए से बी में भी चिन्ह कहां बना हुआ है, उसी दिशा में, यानी इनके मध्य कितना कोण बन रहा है, जैसे ये लाइन और उसके सापेक्ष ये लाइन दोनों एक ही तरफ हैं, और जब दोनों एक ही तरफ हो तो कोण कितना अंश बनता है, 0 अंश बनेगा। इसलिए यहां पर कितना लिख दिया, VDL cos 0 अंश। बोलेगा कितना हो जाएगा समाकलन। अब ये समाकलन लगाने का तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर लगाना है तो फिर लगा लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो, बी समाकलन ए से बी, बी कहाँ आ जाएगा बेटा, बाहर, इधर क्या बचेगा, DL, और इंटू में cos 0 का मान कितना होता है, 1 लिख देना, चूंकि cos 0 अंश बराबर कितना, 1, सो लिख दिया 1। अब इधर देखो बेटा, यहां पर 1 का समाकलन होगा, जब यहां पर कितना बचेगा, DL, और इंटू में 1 लिखा नहीं जाता, cos 0 का मान कितना हो गया, 1, और ये b कहाँ आ गया, बाहर। तो एक बार हम फिर से लिख देते हैं इसको, पहले में बस थोड़ी सी दिक्कत, a से b की तरफ है ना, इधर क्या बचेगा, v इंटू DL। बेटा देखो, ये b कहाँ आ गया, बाहर, और इंटू में क्या बचेगा, DL। आप कहो अंदर क्या बचा, अंदर जब कुछ ना बचा हो तो कितना बचता है, 1, कितना बचता है, 1। और ध्यान रखना 1 का किसके सापेक्ष समाकलन, L के सापेक्ष L ही होता है, क्या होता है, L। और ये लिमिट मत भूलना, A से कहां तक, B तक, A से B। चलो बोलो, B इंटू, देखो 1 का समाकलन क्या हो जाएगा, 1 का समाकलन हो जाएगा L, किसके सापेक्ष कर रहे हो, L के। अगर x होता तो x के सापेक्ष 1 का कितना हो जाता, x, ऐसे L के सापेक्ष 1 का कितना हो जाएगा, L, और लिमिट क्या हो जाएगी, A से B। चलो लिमिट रख दो, तो B बराबर क्या आ जाएगा बेटा, पहले अपर लिमिट रखोगे L की जगह, तो L की जगह कितना आ जाएगा, B, और माइनस में लोअर लिमिट रखोगे सो क्या आएगा, A, सो कितना आ जाएगा, B माइनस A। B में से कितना घटाओगे, A, सो ये पूरी लेंथ मिल जाएगी लूप की। देखो जैसे ये 10 है और ये कितना है, 5, तो 10 में से 5 घटाया तो ये लंबाई कितनी मिल जाएगी, 5। और अपन ने मानी है कि लूप की लंबाई कितनी है बेटा, h, परिनालिका की लंबाई बराबर लूप की लंबाई, क्योंकि वही कंसीडर करते हैं। बनेगा क्या, इतना समझ में आया। सीधा क्या लिखोगे, पहले इसका मान निकालने के लिए लीनियर इंटीग्रेशन a टू बी b इंटू DL बराबर क्या हो जाएगा, a टू बी b इंटू DL, और cos कितना अंश, 0। कोई पूछे cos 0 क्यों, क्योंकि जिस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है उसी साइड हम जा रहे हैं। a से कहां की तरफ जा रहा है, b, दोनों दिशाएं सेम है तो कितना अंश बना रही है, 0। ध्यान रखिएगा cos 0 का मान कितना होता है, 1, तो केवल यहाँ BDL बचा, और जैसे ही यहाँ पर b को कहाँ लिया, बाहर लिया, तो अंदर 1 बचा और DL बचा, तो यहाँ 1 का L के सापेक्ष समाकलन कितना हो जाएगा, L की जगह लिमिट रखी, अपर लिमिट B रखी, और -1 से लगाते हैं, फिर कौन सी लिमिट रखते हैं, लोअर लिमिट। यहां तक आपसे बनेगा। ये किसके बराबर चल रहा है, a टू b रेखीय समाकलन b इंटू DL। अब इसको हम कहाँ लिखते हैं, इधर लिख दें, चलो इधर लिख देते हैं। बोलो कितना आ जाएगा बेटा, इसको लिखते हैं, बोलो समाकलन a से b, और कितना आएगा, वेक्टर b इंटू DL बराबर, बोलो कितना हो जाएगा, b, और इंटू में क्या हो जाएगा, वेक्टर b, या b ही लिख दो या वेक्टर b, बात तो एक ही है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि राशि तो सदिश है, तो वेक्टर लगा भी रहे या ना लगे बात एक ही है। b में से a घटेगा, b में से a घटेगा तो कितना बचेगा, लंबाई, लंबाई मतलब कितनी, h, तो कितना हो जाएगा, BH बनेगा। तो इसका नाम लिख देना कितना, BH, तो ये आ जाएगी आपकी BH। बनेगा बेटा। चलो ये निकल गया आपका इसका मान। उसके बाद क्या किसका निकालोगे, अब इसका, B से C का, इसके नीचे इसको साफ कर दे हम, इतना दिख रहा है। अब कितना आ जाएगा लिमिट में,
बी से कितना बेटा सी, देखो अभी ए से बी और बी से सी, तो देखो बी से सी कैसा है ऊपर की तरफ, इसका मतलब तीव्रता इधर है और ये कहाँ है ऊपर, ऐसे ही है ना। तीव्रता देखो ये है, तीव्रता की लाइन ये खींची हुई है, दिख रही है ना ये, और ये कहाँ है बी से सी ऊपर, तो ऐसे है, यानी एक दूसरे के कैसी है लंबवत, तो कॉस कितना आ जाएगा 90। तो बी से सी में क्या लिखोगे, बी से सी क्या लिखोगे, बी से सी। अच्छा इसका मान कितना आ गया बी एच, हम लिख लेते हैं पहले वाले का कितना मिला है बी एच, बस उसको साफ कर देते हैं। चलो बोलो अब कितना आ जाएगा, समाकलन बी से सी, बोलो वेक्टर बी इंटू डी एल बराबर क्या हो जाएगा, बी डी एल कॉस 90, और कॉस 90 का मान कितना होता है बेटा 0, लिखोगे चूंकि कॉस 90 बराबर कितना 0, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, समाकलन बी से सी बी डी एल गुणा में कितना 0, तो कुल मिला के पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 0 बनेगा, तो ये आ जाएगा। तो दूसरे का मान कितना मिला 0 बनेगा। अब किसका निकाल लेते हैं, तीसरे का, इस तरफ दिख रहा है कि नहीं, तो तीसरे का निकाल लेते हैं बेटा फटाफट मान। चलो इसी प्रकार करके लिखते जाना है ना, फिर लिखोगे इसी प्रकार सिमिलरली, चारों के मान चाहिए, इसका और चाहिए है, बोलो इसी प्रकार, मान मतलब वैल्यू, इसी प्रकार बोलो क्या हो जाएगा, समाकलन लीनियर इंटीग्रेशन सी टू डी, लीनियर इंटीग्रेशन सी टू डी वेक्टर बी इंटू डी एल बराबर कितना हो जाएगा सी से डी में। यहां पर देखना बेटा क्या लिख रहे हैं हम, डायरेक्ट लिखना 0। आप कहोगे क्यों सर डायरेक्ट 0 क्यों लिख दिया, डायरेक्ट 0 इसलिए लिखना है क्योंकि इसके आउटसाइड जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता रहेगी वो कितनी रहेगी 0। तो लिखना सी से डी में मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनोइड इज 0, चुंबकीय क्षेत्र की परिनालिका के बाहर, परिनालिका के बाहर, परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी, कितनी होगी 0 होगी। तो ये लिख देना, क्या लिखोगे इंग्लिश वाले क्या लिख देंगे, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनोइड इज 0, परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र, क्योंकि सी से डी कहाँ है परिनालिका के बाहर, यहां तक तो परिनालिका, ये सी से डी वाली लेंथ कहाँ है परिनालिका के बाहर, तो परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी 0 होगी। चलो तीसरा निकल गया, पहला कितना आया था बी एच, दूसरा 0, तीसरा 0, चौथा निकालते हैं। चलो चौथा निकालते हैं, इसी प्रकार सिमिलरली लिखना, इसी प्रकार कहां से बेटा डी से ए, तो लिखोगे वैसे ये भी 0 आएगा डी से ए, क्योंकि ये लेंथ कैसी आ रही है देखो परपेंडिकुलर आ रही 90 अंश बना रही है, बी इंटू डी है, तो यहाँ पर लिखा कितना, कहां से पढ़ते यहाँ से लिमिट है डी से ए, बी इंटू डी एल बराबर कितना हो जाएगा डी से ए बी डी एल कॉस 90, क्योंकि देखो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ऐसी है और ये भी इसके क्या है परपेंडिकुलर है, तो कितना हो जाएगा बेटा डी से ए कितना हो जाएगा 0, क्योंकि कॉस 90 बराबर क्या होगा, चूंकि कॉस 90 अंश बराबर 0 और 0 में मिलके सब कुछ क्या हो जाएगा 0, तो ये भी क्या निकल गया 0। फिर लिखना समीकरण नंबर 1 से, क्या लिखोगे, अब समीकरण 1 से, ये काम ऐसा है कि लिखना बस है, बहुत कठिन तो था नहीं, ये लिखना ये लिखना ये लिखना ये लिखना, सबके मान निकालना और लिखना। आप समीकरण का इसे 1 से, समीकरण 1 देखो ये था, समीकरण 1 में मान रख देना क्या, लीनियर इंटीग्रेशन बी इंटू डी एल बराबर, इसका मान कितना निकला था, आप कहोगे बी एच निकला था, बिल्कुल निकला था, और इसका मान कितना निकला था 0, दूसरे का 0 और तीसरे का 0, चौथे का भी 0, पहले का आया बी एच, दूसरे का 0, तीसरे का 0, चौथे का 0, टेस्ला है ना, या टेस्ला नहीं कहना तो आप तो अभी केवल मान रख दो इनके, डी एल बराबर में कितना हो जाएगा बेटा, सॉरी बी एच में ये जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बी एच, बी पे आप लगा भी सकते हैं वेक्टर, मैं बार बार बोल रहा हूँ है ना। समीकरण नंबर इसका नाम दे देना 2 बनेगा।
आप कहोगे सीधा सा लिखा था आपने, बी इंटू डीएल का जो समाकलन होगा चार अलग अलग समाकलनों के योग के बराबर होगा। पहला निकाला, दूसरा निकाला, तीसरा और चौथा। बीडीएल का फॉर्मूला होता है बीडीएस कॉस थीटा, तो यहाँ कॉस 0 बना था, सो बीएच बच गया था। और यहाँ कॉस 90 बचा था, सो नहीं यहाँ पर कॉस 90 के कारण ये 0 हो गया, तो पूरा 0। यहाँ इसलिए 0 हुआ था क्योंकि ये सोलेनोइड के कहाँ था, बाहर था, सी से डी, और डी से इसलिए 0 हुआ क्योंकि ये cos 90 का मान कितना होता है, 0। ये cos 90 के कारण 0 हुआ, ये cos 90 के मान के कारण 0 हुआ, ये बाहर होने के कारण 0 हुआ, और इसमें 0 अंश का कोण था, इसलिए इसमें BH आंसर मिल गया, बनेगा। तो कुल मिला के इतना आ गया आपका। लेकिन ये तो अपने अनुसार आया, अपन ने निकाल के देखा सो आया इतना। लेकिन एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है, लेकिन लिखेंगे यहाँ पर परंतु, कैसे, परंतु एम्पियर के परिपथी नियम से, फ्रॉम एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर के परिपथीय नियम से, एम्पियर के परिपथीय नियम से, एम्पियर के परिपथीय नियम से कितना हो जाएगा, वेक्टर बी इंटू डीएल बराबर, बोलो कितना था, μ0 गुणा चलो μ0 I, इसके अंदर कुल कितनी धारा बह रही है, आई धारा बह रही है, सो हो गई आई, और ये क्या लिख दिया, μ0 गुना। लेकिन बेटा ये तो एक टर्न के कारण होता है, इसमें कुल कितने टर्न है, तो यहाँ पर लिख दोगे गुणा फेरों की संख्या, गुणा फेरों की संख्या। उस समय फेरों की संख्या कितनी होती थी, 1, इसलिए μ0 I ज्यों का त्यों आ जाता था। क्या ये समझ में आया, ये μ0 I ही होता था इतना, एम्पियर सर्किटल लॉ से, बिल्कुल एम्पियर की परिपथीय नियम से इतना होता था। लेकिन यहाँ फेरों की संख्या कितनी होती थी, 1, जबकि यहाँ पर फेरों की संख्या कुछ और है। कितनी है कुल फेरों की संख्या, n नहीं है, NH, फेरों की संख्या, नंबर ऑफ टर्न्स इन सोलेनोइड, परिनालिका में फेरों की संख्या। कितना आ जाएगा, वेक्टर v इंटू डीएल बराबर, बोलो μ0 I इंटू में कितना आ जाएगा बेटा, NH, μ0 I इंटू NH। समीकरण नंबर कौन सा, 2 नहीं 3। अब देखो समीकरण 2 और 3 से बाएं बाएं पक्ष बराबर है लेफ्ट साइड के, तो राइट राइट के बराबर कर दोगे, बनेगा। चलिएगा क्या लिखोगे, समीकरण 2 व 3 से आंसर आ जाएगा बेटा, 2 व 3 से डायरेक्ट लिख रहे हैं हम, है ना। ये वाले पक्ष दिख रहे हैं बराबर एक जैसे, देखो लीनियर इंटीग्रेशन का साइन, फिर b इंटू डीएल, तो ये वाले पक्ष बराबर है, इसलिए इनको बराबर कर देंगे। कितना आ जाएगा, बोलो BH बराबर, BH बराबर कितना हो जाएगा बेटा, μ0 I NH, इस H से ये H क्या हो जाएगा, कैंसिल। कितना आ जाएगा, वेक्टर B बराबर μ0, n को आगे लिख लो, I को पीछे, गुणा में है कैसा भी कर सकते हैं, क्या लिख देना, टेस्ला। यही परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। ये बहुत छोटा है, वायु सावर्ट से बहुत बड़ा है और बहुत कठिन है ना, उसमें बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, जबकि यहाँ तो कुछ दिमाग भी नहीं लगाना, आपको बहुत आसान है, बनेगा। सबसे पहले आपने 4 समाकलनों के योग से समाकलन इक्वेशन फर्स्ट बनाई, परंतु एम्पियर के परिपथीय नियम से b इंटू डीएल बराबर तो μ0 I होता है, लेकिन कितने फेरे में होता है, ये एक फेरे में। लेकिन यहाँ परिनालिका में टोटल या सोलेनोइड में टोटल फेरे कितने हैं, NH मतलब लंबाई कितनी है उसकी, या टोटल फेरे कितने हैं, H लंबाई और एक अंक लंबाई में n है, तो टोटल फेरे कितने हैं, NH, तो NH का गुणा, अगर 100 फेरे होते 100 का गुणा कर देते, तो NH का गुणा किया। फिर आप दूसरी और तीसरी इक्वेशन को देखते हैं कि इसका बायां पक्ष बराबर है, लेफ्ट साइड बराबर है, तो राइट साइड वाले को बराबर कर देंगे, इसका राइट और इसका राइट, दूसरी इक्वेशन का और तीसरी इक्वेशन के राइट को लिखा, H से H क्या हो गया, कैंसिल, आपको वेक्टर B बराबर मिल गया, यही चाहिए था, बनेगा। यही परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है, दिस इज अ रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। तो बेटा आज एम्पियर लॉ यहाँ फिनिश होता है। अब इस एम्पियर का सर्किटल लॉ फिनिश होता है, एम्पियर का परिपथीय नियम फिनिश होता है। इसके बाद कल आपको पढ़ना है साइक्लोट्रॉन, और साइक्लोट्रॉन के बाद अगला जो चैप्टर रहेगा इसमें रहेगा संट, और संट के बाद रहेंगे आपके गैल्वेनोमीटर। तो बस ये 3 पार्ट और बचे हैं, फटाफट आपके एक 2 क्लासों में होते जाएंगे। कुल मिला के 4 दिन में अब ये क्लास फिनिश हो जाएगी आपकी, और अध्याय नंबर 5, और 5 में ज्यादा समय नहीं लगेगा। चलिए, थैंक यू।